बहुत स्वागत। कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। मैं हूं सौरभ, आपके साथ हमारे मेहमान हर्षवर्धन जी, विजय जी, विनोद जी और समीर जी। बात करते हैं अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की और उनकी इस टैरिफ की राह की। वो टैरिफ की राह थोड़ी सी डगमगा गई है। इसकी भरपाई करने के लिए अब ट्रंप साहब एक नया दांव चल रहे हैं। हमने आपको खबर दी थी कि ट्रंप जो हैं, एक तो उनके यहाँ कोर्ट में चैलेंज हुआ मामला और उनके यहाँ कोर्ट ने कह दिया कि ये सब गलत है, ये जितने आपने टैरिफ लगाए हैं ये सब इलीगल है। उसको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट लेकर के गए उस मामले को। वहां भारत कैसे आया उसकी बात मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कई दिग्गज बिजनेसमैन को अपने घर पर बुलाया। अच्छा, ये सब के सब हमारे आपकी जिंदगी कंट्रोल करने वाले लोग हैं एक किस्म में। गूगल, मेटा, एप्पल, इन सब की, फेसबुक, मेटा आ गया, हाँ, उन सब के सीईओज, ओनर्स सब वो इस डिनर पार्टी के अंदर थे। बोल देना। इस डिनर पार्टी में एक ऐसा बड़ा चेहरा मिसिंग था, वो थे टेस्ला के सीईओ और एक्स के भी एलन मस्क। वो नहीं आए। अब उनकी तो क्योंकि बहुत बुरी तरीके से बिगड़ चुकी है ट्रंप साहब के साथ, तो वो नहीं आए। ट्रंप ने कहा कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जब मैं इतने सारे दिग्गजों को एक साथ मिलाऊं। फिर उन्होंने कहा कि अब इस वक्त टेबल पर जितने लोग बैठे हैं, ये टीम बहुत हाई आईक्यू ग्रुप है। अब इसमें वो मार्क ज़करबर्ग ने कुछ बोला तो उन्होंने कहा कि अच्छा, आपके पॉलिटिकल करियर की शुरुआत तो अब हो गई है, ऐसी भी कुछ बात वहां पर हुई। लेकिन इस पे इंडियन ओरिजिन के बहुत सारे लोग थे। सत्या नडेला जी जो हैं वो थे, एक दो और है ना सर, नाम जरा दीजिएगा। सुंदर पिचाई, आशीष बंगा, ये सारे लोग तो हैं जो, ये सब लोग जो हैं इस बैठक में आए। तो यहाँ हमारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई वहां किसी को तो कहना चाहिए था कि ये टैरिफ वैरिफ गलत है। लेकिन अब कौन मुंह खोले? ट्रंप के सामने कोई मुंह कैसे खोल सकता है? ट्रंप साहब को जो कर रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट में इनकी सरकार ने अपनी अपील्स कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया कि ये टैरिफ हमारे सही है, और वहां इन्होंने हवाला दिया भारत का। वहां जाके इन्होंने ये कहा कि ये टैरिफ लगाकर, ये टैरिफ केवल बिजनेस के लिए नहीं है, ट्रेड के लिए नहीं है, इससे हमारी विदेश नीति जुड़ी हुई है और इससे विश्व में शांति स्थापित करने में हमें मदद मिल रही है। इसलिए हमने भारत के ऊपर सेकेंडरी सैंक्शंस लगाए, क्योंकि वो रूस से तेल खरीदता है। तो ये मतलब भारत अब अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में भी गूंज रहा है ये शब्द। ट्रंप इस बात को वहां तक ले गए हैं। इससे जुड़ी एक और खबर आपको मैं देता हूं। ये खबर जो है, इसको ये खबर देने वाले हैं अमेरिका के एक बड़े अखबार के इंडियन कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल, अगर मैं ठीक कह रहा हूं तो आपके सामने। इनका कहना यह है, वॉशिंगटन पोस्ट माफ कीजिएगा, इन्होंने ये खबर दी है कि इनकी जानकारी में 3 ऐसे लोगों से इनकी बात हुई। मैं क्रेडिट भी देता हूं। प्रांशु वर्मा है, प्रांशु वर्मा न्यू दिल्ली ब्यूरो चीफ हैं वॉशिंगटन पोस्ट के, और इन्होंने पूरा आर्टिकल लिखा है और ये आर्टिकल सारा अमेरिकी सोर्सेज पर बेस्ड है। और इन्होंने कहा कि ट्रंप की टीम के 3 लोगों से हमारी बात हुई और उसमें उनका कहना यह था कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी परेशान हैं कि वो भारत के साथ इस लड़ाई को अब बहुत आगे ले जा चुके हैं और इससे किसी का भला नहीं हो रहा, अमेरिका का भी कोई भला नहीं हो रहा। फिर उन्होंने उसके अंदर ये आगे ये भी लिखा है कि जो उनके फॉरेन सेक्रेटरी हैं माइक पॉम्पियो नहीं सर, फॉरेन सेक्रेटरी मार्को रूबियो, और उनके जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं जो भारत से बात करते हैं ट्रेड डील को लेकर के, ये दोनों लोग भारत के एक प्रस्ताव को लेकर ट्रंप के पास गए। अब वो प्रस्ताव क्या है उसकी डिटेल इस आर्टिकल में नहीं है, लेकिन वो ये जरूर कह रहे हैं कि भारत ने अमेरिका से होने वाले कई इंपोर्ट के आइटम्स के ऊपर टैरिफ काफी कम कर दिया था, ऐसा प्रपोजल दिया था, इस पर हम कम कर देंगे। वो चाहते हैं कि आप जीरो करिए और वो चाहते हैं कि आप अपना एग्रीकल्चर सेक्टर खोल दीजिए। तो ये प्रस्ताव जब ट्रंप के पास गया तो ट्रंप ने उस प्रस्ताव को स्वीकार करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा जब तक भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेगा, हम उनकी किसी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब ये एक अमेरिका का बड़ा अखबार ये दावा कर रहा है। इसके बीच में हमारे यहां दावा ये है कि नवंबर तक डील हो जाने की संभावना है। अब किसको सही माने बताइए त्रिपाठी जी? नहीं, देखिए, दावा ये कि अखबार ट्रंप नहीं मान रहे। अंत में तो मानना तो ट्रंप का ही है, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि क्या ट्रंप इस स्थिति में इतना लंबा सस्टेन सरवाइव कर पाएंगे? टेक कंपनीज का पूरा बिजनेस इंडिया के साथ है, और फिर मैं कह रहा हूं अगर सचमुच इंडिया रिटेलिएट कर गया तो हम जहां अब जा रहे हैं उसके एक समय के बाद हमें ये सोचना पड़ेगा। और अगर हमने ये सोच लिया तो क्या यूएस टेक कंपनीज जो उनकी डोमिनेंस है वर्ल्ड वाइड, क्या उसको कर पाएंगी? क्या
अभी उनकी सारी कंपनियां भारत के गांव-गांव तक पहुंचना चाह रही हैं। भारत के हर, अभी यूट्यूब आता है तो यूट्यूब की जो साउथ एशिया पैसिफिक की चीफ यहां आई तो उन्होंने कहा कि इंडिया हमारे लिए एक तरह सबसे बड़ा बाजार है और हम उसी के भरोसे चल रहे हैं। अभी जितने प्रोग्राम शुरू होते हैं इनके, वो सबसे पहले टेस्टिंग के लिए इंडिया में आते हैं, पायलट प्रोजेक्ट को, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये मैं एक की बात कर रहा हूं, लेकिन ओवरऑल अगर कहें तो जब हम टेक वर्ल्ड की बात करें तो टेक वर्ल्ड चाइना और अमेरिका, चाइना और इंडिया ड्राइविंग सीट पर हैं। तो क्या वो वाला बेनिफिट वो छोड़ेंगे? तो ठीक है, अखबार जो रिपोर्ट कर रहा है वो उसका अभी का एक, जिसको कहेंगे सेंटिमेंट है, जो कह रहे हैं जो लोग निकल कर आए होंगे। लेकिन जो इन कंपनियों के सीईओज लगातार कह रहे होंगे, जो अमेरिका की जो ट्रेड डील करने वाले लोग होंगे, उनको भी तो समझ में आ रहा होगा ना कि हम किस ओर जा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि ये समय कितना लेगा, 2 महीने 3 महीने, लेकिन होना ये ट्रेड डील तय है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अंदर एक आर्टिकल लिखा है एक अमेरिकी फैक्ट्री ओनर ने। वो फैक्ट्री ओनर वहां पर गद्दे, चादरें, तौलिए, ये सब लिनन का जिसे हम बोलते हैं, वो सामान बनाते हैं। और उन्होंने ये लिखा है कि ट्रंप साहब, आपकी टैरिफ पॉलिसी की वजह से भारत की फैक्ट्रियां बंद होना हो, अमेरिका की फैक्ट्री बंद हो जाएगी, मेरी फैक्ट्री बंद हो जाएगी। और फिर उन्होंने बताया कि आप जो टैरिफ लगा रहे हैं, इससे वो चीजें भी महंगी हो रही हैं जिनकी वजह से यहां फैक्ट्रियां चलती हैं। वो कल पुर्जे, वो मशीनें वो हम भारत से आयात करते हैं, और वो इतनी महंगी हो जाएंगी तो हम कैसे ऑपरेट करेंगे, हम कैसे चलाएंगे फैक्ट्री? देखिए, बिजनेस ट्रेड जो है ना, हमेशा दो तरफा होता है, एक तरफा नहीं है। और हम लोग इस पर बार बार चर्चा कर रहे हैं कि ट्रंप साहब कितनी भी जिद कर लें उनको, और बैकआउट करना है या मानना, जैसे अभी हर्षी ने भी बात की, वो तो उनको ही करना है, ट्रंप को ही। अब उसमें कोई रास्ता बचा नहीं। कितने दबाव उन पर बनता है इसकी बात है। अमेरिका के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो कितना दबाव बना, अब जैसे ये हाई IQ टीम है वो कितना उनको कन्विंस करती है, नहीं करती है। और ये बात हमेशा ही समझ लीजिए, हम लोग अक्सर बहुत जल्दी राष्ट्रवादी हो जाते हैं। जो भी कंपनीज़ के लोग होते हैं, प्रभारी होते हैं, वो अपनी कंपनी का इंटरेस्ट देखते हैं। और यदि वो वहाँ पर सरकार में भी जो लोग हैं वो भी कोई नेशन इंटरेस्ट के, उनका जो US का इंटरेस्ट है उसको वो आगे बढ़ाते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि सरकार के साथ जो बातचीत चल रही है US गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, उसमें कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। और इसको ये मत समझिए कि केवल वो हार जाएंगे, आपको भी कुछ थोड़ा आगे पीछे होना है, कुछ डील करनी है। अब भारत सरकार भी देखती है कि कितना डील किया जा सकता है। जैसे इस खबर की बात करें तो उसमें दावा किया जा रहा है ना कि वो उनके फॉरेन सेक्रेटरी और ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि भारत टैरिफ कम करने को तैयार है। हाँ, तो वही कह रहा हूँ, वो दोनों चीजें होती है तभी वो डील होगी। और मुझे लगता है कि वो हो जाएगी, क्योंकि टैरिफ को लेकर ये ट्रेड डील जो है ना, बहुत लंबे समय तक आप खींच कर नहीं रख सकते। कितना दबाव बनाएंगे उसको आगे पीछे करके थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। और पीयूष गोयल जी ने भी जिस तरह से बोला ना, वो ऐसी ही बात नहीं बोल देते। ऑब्वियसली उनका कहने का कोई मतलब है, और कहने का कोई मतलब है। उन्होंने कहा भी कि बाय नवंबर इसका मतलब कोई चीज हुई, भारत ने अभी कोई रास्ता खुल रहा है, कंसेशन तो दे ही दिया है अमेरिका को, जो कपास की इंपोर्ट ड्यूटी बिल्कुल जीरो कर दी है, दिसंबर तक बढ़ा दिया है। तो एक तरह से इनडायरेक्ट कंसेशन तो है ना। तो इस तरह से दोनों तरफ से कुछ ना कुछ तो लेन देन की बात होगी। ताजा दावा आपको जो बात है पीयूष गोयल जी की, सर वो सुनाता हूं, फिर आपकी बात जुड़ जाएगी उसमें। उन्होंने ये कहा, पीयूष गोयल जी, क्योंकि वो ट्रेड नेगोशिएशन भारत की तरफ से करने वाले वो हैं व्यक्ति, तो उन्होंने कहा कि हमारे संबंध बहुत मजबूत हैं। टैरिफ के बारे में उन्होंने कहा कि हमारी बातचीत अमेरिका के साथ चल रही है और उम्मीद है कि मामले का समाधान जल्द होगा। उन्होंने लेकिन साथ में यह भी कहा कि एक तो भारत में लोग पैनिक बिल्कुल ना हो इस बात को लेकर के, और दूसरा ये भी सच है कि कोई भी नेगोशिएशन किसी डेडलाइन के अंदर नहीं किए जा सकते। It was expected that the compensation cess will get over sometime towards this next quarter. So considering that they were working in this towards this end, it's a matter of chance that the two have coincided. Well, I don't think there's any need to panic. We should allow the negotiations to happen. We continue to have very good relations with the United States. And I'm sure that we'll be able to resolve some of these issues and come to a equitable, fair and balanced agreement. Is there a timeline? No, there's never a timeline in negotiation. You should do it patiently because you are working for a long term. You have to look at the future and decide what you're. ये इनका कहना है। और एक व्हाइट हाउस के में भी एक सवाल पूछा गया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो उनके प्रेस सेक्रेटरी जो भी होते हैं, उन्होंने सर ये कहा कि उनका जवाब भी पॉजिटिव था। उन्होंने ये कहा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुआयामी हैं, हमारे बहुत डायमेंशंस हैं, सिक्योरिटी है, ट्रेड है, और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। हाँ, तो उन्होंने कहा कि ये उसमें से एक मसला है।
और बाकी, लेकिन हमारे संबंध इतने मजबूत हैं कि कोई भी एक विषय पर हमारा विवाद हो जाना, उसका असर हमारे संबंधों पर नहीं पड़ सकता। नहीं, ठीक है, बिल्कुल। भारत अमेरिका के संबंध इतने गहरे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों डेमोक्रेसी, एक सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है, एक सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। और दूसरी बात यह है कि हमारे आर्थिक और सामरिक हित भी अलग अलग नहीं है, क्योंकि हम एशिया में, अगर हमको अपना, मतलब मैं उस संदर्भ बिग ब्रदर वाला एटीट्यूड नहीं कह रहा हूँ, अपना प्रभाव बनाए रखना है, तो कहीं ना कहीं हमें अमेरिकी मदद की जरूरत तो होगी ही। हम भले उसकी गोद में न बैठे, लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि एकदम बिल्कुल चीन की गोद में जाके बैठ जाएं या रूस की गोद में बैठ जाएं। तो उस नाते भी भारत को अमेरिका की ज़रूरत है, और अमेरिका को उससे ज़्यादा भारत की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ भारतीय समुदाय बहुत मजबूत स्थिति में है। इसके अलावा अमेरिकन बाज़ार जो हैं, वहाँ भारतीय उत्पादों की जितनी डिमांड है वो उनका है। अमेरिकन, अभी जब आपने वाशिंगटन पोस्ट का वो पढ़ाई आपने, जो वहाँ के फैक्ट्री मालिक जो लिख रहे हैं, तो निर्भरता एक दूसरे पर इतनी ज़्यादा है दोनों देशों की कि लंबे समय तक ये चल नहीं सकता। ये लेकिन ट्रम्प आपको लगता है वो इस बात पर ही अड़ जाए अगर कि नहीं साहब, पहले ये तो ये कंडीशन मीट होनी चाहिए कि भारत तेल खरीदना बंद करे? मान लीजिए इस बीच रूस और यूक्रेन का युद्ध का कुछ समाधान निकला है तो मुद्दे खत्म हो जाएगा। वो भी तो कोशिश हो ही रही है ना भारत की, मतलब उसमें यूरोपियन यूनियन के देश भी कर रहे हैं, ट्रम्प साहब भी अपने तरीके से कर रहे हैं। भारत की सीज फायर क्यों नहीं करवा पा रहे, जो पाकिस्तान और भारत के बीच में उन्होंने 1 मिनट में करवा दिया था? यूक्रेन में क्यों नहीं करवा पा रहे? तो हथियार बेच रहे हैं ना वहाँ हथियार अब उन्होंने, लेकिन नोबेल की ख्वाहिश छोड़ दी है। उन्होंने बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया, फोन पे इंटरव्यू देते हैं ये, तो बीबीसी को इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में सवाल हुआ कि आप अपनी नोबेल की आकांक्षाओं के बारे में क्या कहना है आपको? तो इन्होंने कहा मुझे उस पर कुछ नहीं कहना, मेरा उद्देश्य केवल लोगों के जीवन बचाना है, मेरे मन में और कोई ख्वाहिश नहीं है। अब उन्होंने, अब तो जितनी बार बोल चुका जो आदमी अपने मुंह से नोबेल, अब कह रहे हैं मुझे कुछ नहीं कहना इस पर। लगता है मुझे किसी ने उनको सलाह दी होगी कि भाई आप ज़्यादा नोबेल मत कीजिए, आपको मिलना है नहीं, उस बेइज्जती से बेहतर है कि आप शांत रहिए, वो मिल गया तो फिर देख लेंगे। तो मुझे लग रहा है कि अब उनको समझ में आ रहा है। लेकिन जिस तरीके ट्रम्प के साथ जो टैरिफ वॉर चल रहा है, मुझे लगता है अब एक सिर्फ उम्मीद जो आखिरी नज़र आ रही है, बड़ी उम्मीद, वो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट से नज़र आ रही है। जिस तरीके से लोअर कोर्ट में ट्रम्प के टैरिफ को लेकर जो टिप्पणी की गई थी, मतलब कहा गया था कि देश हित में नहीं और ये बहुत गलत है, और राष्ट्रपति को ये अधिकार नहीं है कि बिना संसद के अप्रूवल के इस तरीके से अपने अधिकार का इस्तेमाल करे सभी देशों के ऊपर। तो मुझे लग रहा है अगर वो, उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट से जल्दी सुनवाई करने के लिए, अगर सुप्रीम कोर्ट भी लोअर कोर्ट की बात की अगर सहमति देता है और ये कहता है कि भाई राष्ट्रपति इस तरीके से मनमाना फैसला नहीं ले सकते, आपको ये अधिकार नहीं है, ये संसद का अधिकार है, तो मुझे लग रहा है कि ये एक बड़ा मामला होगा। उसके बाद ट्रम्प के जरूर निश्चित रूप से तेवर ढीले पड़ेंगे, क्योंकि रिपब्लिक पार्टी के अंदर भी एक बड़ा वर्ग है जो ये कह रहा है कि भाई जिस तरीके से भारत के साथ संबंध ट्रम्प ने खराब कर लिए, अब ये संबंध नॉर्मल करने में दशकों लग जाएंगे। हालांकि सर सुप्रीम कोर्ट में इनके नॉमिनी ज्यादा है, नहीं ठीक है ज्यादा है, लेकिन तो वहां से तो ये अपना काम बनवा लेंगे ऐसा इनको। लेकिन उन्होंने एक बात कही है, इन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला टैरिफ के खिलाफ आ गया तो हम बहुत बड़ी परेशानी में इसलिए होंगे कि जितने समझौते इन्होंने अभी किए हैं डरा धमका के देशों को, सबको पैसे लौटाने पड़ेंगे इनको। बिल्कुल निश्चित रूप से। लेकिन अब ये तो नहीं कि हर बार सुप्रीम कोर्ट समर्थन नहीं करेगा कि ऐसी टिप्पणी अभी का सुप्रीम कोर्ट की आ गई तो मुझे लग रहा है कि ट्रंप के लिए बहुत आसान नहीं होगा। लेकिन ट्रंप पर जिस तरीके से दबाव पड़ रहा है लगातार कि भारत के साथ उन्होंने जिस तरीके से टैरिफ लगा दिया, दोस्तों और दुश्मनों को उन्होंने एक ही तराजू पर तोलने का जो काम किया है कि भाई चीन को भी हम उसी तराजू पर तोलेंगे, रशिया को भी उसी तराजू पे और भारत को भी उसके साथ रखेंगे, तो मुझे लग रहा है कि अब ट्रंप को भी कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि उनसे एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक गलती हो गई है। अब वो कदम कहीं खींचेंगे। एक बयान इसमें आप लोग तराजू में तो ठीक तोल रहे हैं, भारत की हैसियत बढ़ गई ना, हम मतलब दोस्त और दुश्मन के हिसाब से नहीं, हमको कमतर नहीं मान रहे हैं ना जी। एक आपको बयान इसमें मैं राष्ट्रपति पुतिन का भी सुनवा देता हूं। उन्होंने अपने चीन दौरे के आखिरी दिन बहुत सारी बातें की थी, बड़ी खुलकर वो बात कह रहे थे, तो उनसे ट्रंप के रवैये पर भी बात हुई। तो उन्होंने कहा कि देखिए चीन और भारत जैसी सभ्यताओं और देशों को अगर ट्रंप समझते हैं कि वो इस भाषा से संबोधित करेंगे और अपना काम करवा लेंगे तो ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। और उन्होंने ये भी फिर आगे कहा कि ये आपके, वो तो मतलब अमेरिका अपना पार्टनर कहता है ना भारत को, तो पार्टनर के साथ ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं हो सकता। उन्होंने दो और इंपॉर्टेंट बात कही त्रिपाठी जी पुतिन, और उनकी ये समझ कि भाई इतने दशकों से सत्ता में है तो क्यों है ये, इनकी राजनीतिक सूझबूझ। इन्होंने कहा कि आप ये क्यों नहीं देखते, मतलब ट्रंप ये क्यों नहीं देखते कि ये दोनों देश भारत और चाइना, इन दोनों देशों ने बहुत दुश्वारियां देखी हैं अपने जीवन में। ये कॉलोनियल उनका शक्तियों का शिकार रहे हैं, इनके ऊपर लोगों ने बाहर से आकर इनके ऊपर राज किया है, तो इन्होंने बहुत बुरा वक्त देखा है। आप इनको इन छोटी छोटी बातों से डरा नहीं सकते।
दूसरी बात उन्होंने कही कि ये किसी मित्र देश को इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि वो जिस देश से ऐसा व्यवहार कर रहे हैं वहां की राजनीतिक परिस्थितियां क्या हैं। क्या जो मांग अमेरिका कर रहा है वो भारत का कोई भी नेता स्वीकार कर सकता है? ये उसकी अपनी राजनीतिक विवशता भी है कि वो अमेरिका की बातों को अस्वीकार ही करेगा, कभी नहीं मानेगा। त्रिपाठी जी, ये पुतिन समझ रहे हैं, ट्रंप नहीं समझ रहे। बिल्कुल पुतिन समझ रहे हैं। और एक चीज जिसकी चर्चा हम लोगों ने थोड़ी कम की, क्योंकि हम तो भाई भारत के लोग हैं, तो हमारे लिए तो भारत का हित, तो हम तो भारत के हित अच्छे दिखे उसके लिए थोड़ा अतिरेकी भी होंगे, और इसमें कोई गलत भी नहीं है, हम भारत के लोग हैं तो। लेकिन पिछले कुछ समय में अगर सचमुच कोई वर्ड जो लीडरशिप का अगर कोई मैप होता है या कोई लैडर होती है, तो उस पर सबसे तेजी से अगर कोई चढ़ा है तो उसका नाम व्लादिमीर पुतिन है। जिनपिंग को आप छोड़ दीजिए, उन्होंने एससीओ का भले ही जमावड़ा किया, थियानमेन चौक पर वहां विक्ट्री डे परेड की, लेकिन लीडर कौन उभर कर आया? जिस पुतिन को आइसोलेट कर दिया था अमेरिका ने, लग रहा था कि अरे इससे तो कोई बात करने वाला नहीं है, इनके यहां तो कोई पूछने वाला नहीं है, बच बच के लोग रिश्ते और कारोबार कर रहे थे। वो पुतिन अलास्का में ट्रंप के साथ एकदम बढ़िया बराबरी में खड़े हो जाते हैं। वो पुतिन वो कह रहे हैं कि ठीक है अब हम तय करेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो बताते हैं 20% ट्रेड तुमसे बढ़ाया, यूरोपीय यूनियन से बढ़ाया, दूसरे देश हो गए। उन पुतिन के साथ भारत इतने समझौते करता है कि आगे हम यहां बनाने की बात कर रहे हैं जो S-400 और Su-57 है। चाइना के साथ उनकी जो डील थी, जिन डील्स को लेकर बार बार कहा जाता है कि मजबूरी वाला है क्या, अब लग रहा है नहीं नहीं भाई, पुतिन को भी आपको साध के रखना है। तो मुझे लगता है कि ग्लोबल मैप पर पूरा वर्ल्ड ऑर्डर ट्रंप ने बदल दिया। और ऐसे में जब पुतिन ये बात कह रहे हैं भारत की और चीन की बात करते हुए, तो ये तो सच है ना, भारत कभी किसी से नहीं दबता। और मैं फिर ही कह रहा हूं, ये कोई भी हमारा नेता, कोई भी हमारा प्रधानमंत्री होगा, वो कभी भी किसी देश के सामने नहीं दबेगा झुकेगा। और आज तो भारत उस स्थिति में पहुंचा है कि अमेरिकी कंपनियों का स्टेक यहां लग चुका है। अब ऐसा नहीं है कि वो बाहर से खड़े होकर और आग लगा देंगे। आज उनके स्टेक यहां है, वो आग लगाएंगे तो उसकी जो आग है, उसकी जो तपिश है, उसकी जो झुलसन है, वो उनको और उनकी कंपनियों को भी दिखेगी। तो मुझे लगता है ट्रंप की समझ की बात है। अगर वो नहीं समझ रहे हैं, और फिर वही बात है, आपके हाथ में डंडा है, आपने कहा आज हम सबको पीट सकते हैं तो आज हम सबको कराएंगे, लेकिन अगर लोग अड़ जाएंगे तो डंडा बहुत देर तक चलता नहीं है। ट्रंप को समझना चाहिए, खबर आई, दादागिरी वाले दिन गए। ये तो खबर पीछे भी आई भी थी कि भारत, ये विपक्ष के लोग, ये माफ कीजिएगा, वेस्ट के लोग, पश्चिम के लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अमेरिका में भी ये बातें हो रही हैं कि भारत ने जिस तरीके से स्टैंड दिखाया, तो कहीं ऐसा तो नहीं बाकी देशों को लग रहा होगा कि जल्दी झुक गए ट्रंप के सामने, जल्दी ट्रंप की शर्तें मान ली। भारत ने तो नहीं मानी, अभी भी नहीं मान रहा है, और ना किसी परेशानी में दिखाई दे रहा है। हुआ हो या ना हुआ हो, वो उनके थॉट प्रोसेस में बैक ऑफ द माइंड कहीं चल रहा होगा। लेकिन वो कर क्या रहे हैं? वो भारत को दाएं बाएं से समर्थन दे रहे हैं। हाँ, वो भारत के साथ ट्रेड डील कर रहे हैं, भारत को कह रहे हैं तुम भाई बढ़िया कर रहे हो और आगे, तो वो लोग गोलबंदी शुरू हो रही है। वही खबर आपको मैं बता रहा हूं कि ट्रंप के टैरिफ के बाद भी भारत ना झुका, और अब भारत अपना दम दिखा रहा है। यूरोपीय देश खास तौर पर एक के बाद एक भारत के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात कर रहे हैं। ट्रंप के टैरिफ से परेशान फ्रांस, फिनलैंड, जर्मनी, यूक्रेन, इवन यूक्रेन, और अब तो यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा, इन सब ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की। अभी जर्मनी के विदेश मंत्री भारत आए हुए थे, सिंगापुर के प्रधानमंत्री अभी भारत में थे। और ये ट्रंप के जो इस वक्त उन्होंने विश्व में हालात बना दिए हैं, सबको एक बात तो नजर आ रही है, मन ही उन सबकी ख्वाहिश तो ये होगी भाई किसी तरीके से ट्रंप को कोई भी देश अगर सद्बुद्धि दे सके या बता सके भाई ऐसे तो नहीं हो सकता, तो वो अगर भारत ही कर रहा हो तो फिर हमको भारत के पीछे अपना वजन रखने की जरूरत है। और इस वक्त एक बात आप सच में गौर कीजिए सर, एससीओ समिट, उसके बाद लगातार मतलब जो एंगेजमेंट्स हैं, लाइनअप है सारी, जबरदस्त है वो। और इम्पॉर्टेंट बात उसमें ये भी है, जितने देशों का नाम लिया वो अभी तक इधर खड़े हुए थे, कोई ये नहीं है कि ट्रंप के दुश्मन देश हैं, सब मित्र देश हैं वो, के सब लोग वहाँ पर खड़े हुए। और कई बार होता है ना कि देखिए हिम्मत कौन दिखाएगा, सब लोगों के मन में बहुत सारी बात होती है, कुछ लोग विरोध करना चाहते हैं, तो वो एक ऐसे देश, ऐसी सरकार, ऐसे लीडर के साथ खड़े होते हैं जो ये खड़ा होकर बात कर सके, और उससे उसको भी ताकत मिलती है। दोनों बातें मिलकर हो रही है, इसलिए मुझे लग रहा है कि भारत के लिए फ़ायदेमंद ही है हुआ ये एक तरह से, कि उसका जो वर्ल्ड ऑर्डर में भी और जो ताकत बढ़नी चाहिए थी, और जो मित्र देश अमेरिका के साथ खड़े हुए थे वो भी अगर आपके साथ खड़े होते हैं किसी मसले पर, तो वो भी आपकी ताकत को बढ़ाता है। और जो बात मुझे लग रही है कि ठीक है, चलता रहता है, कई बार मौसम बदलते हैं, तो मौसम बदलते हैं तो थोड़ा सा। साहब ने जापान का टैरिफ 25% घटा के 15% कर दिया,
10% आ गए ना नीचे, तो तेल देखिए, तेल की धार देखिए। समीर जी से मैं कल से यही कह रहा हूँ कि अभी थोड़ा आप तेल की बात मत करो, सारा झगड़ा तेल पर चल रहा है, आप अभी धार देख रहे हैं। तो धार तो देखिए। तो खैर ये इस वक्त जो है विश्व की जो है परिस्थिति बनी है। लोग तो सब मजाक में भी कह रहे हैं कि ट्रंप को जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा चाहत है नोबेल, वो भी कोई और ना ले जाए। मतलब कई अक्सर ऐसा होता है, मोदी जी ना ले जाए। अक्सर ऐसा होता है ना, वो गाना है ना किसी हिंदी फिल्म का, ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, रह जाएंगे पैसे वाले देखते रह जाएंगे। ये भी हो सकता है। ज़ेलेंस्की हर आए दिन बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी तो पता लगा कि नोबेल कोई ले गया और ये पैसे वाले देखते रह गए। एक खबर और इसमें आपको बताता हूँ, आज अखबार में थी ये कि ये लंदन डेली ने शायद ये खबर की है। उनका ये कहना था कि जो पाकिस्तान ने शुरुआत की है नोबेल की चरण की, कहाँ से पहली बार आपको याद कीजिए किस देश ने कहा था कि ट्रंप को नोबेल? ये पाकिस्तान ने कहा था। आसिम मुनीर ने कहा था व्हाइट हाउस में लंच खाने के बाद कि पाकिस्तान नॉमिनेट कर रहा है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए। अखबार, ये लंदन का अखबार ये कह रहा है, उन्होंने अपनी कोई इन्वेस्टिगेशन की कि इसके पीछे पाकिस्तान की सोच शुरुआत से ये रही कि ये काम भारत कभी नहीं करेगा, भारत कभी नॉमिनेट नहीं करेगा ट्रंप को या किसी नेता को अपने ये सीज फायर करवाने के लिए, पीस प्राइज के लिए। तो इससे हम एक खटास डाल सकते हैं ट्रंप और मोदी के रिश्ते के बीच में। ये निश्चित रूप से जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध मतलब स्टेज पे चला गया था, तो वहाँ लगा पाकिस्तान को कि भाई अगर हम ट्रंप का नोबेल पीस प्राइज के नाम अगर रिकमेंड कर देंगे तो हमारे संबंध ज़्यादा बेहतर होंगे। और उन्हें लग रहा था कि भाई उसके बाद या तो भारत नाम लेगा नहीं या भारत को मजबूरी में लेना पड़ेगा कि भाई, और ये कहने को होगा कि भाई पाकिस्तान ने नाम ट्रंप का लिया तो अब भारत मजबूरी में ट्रंप का नाम आगे लेकर चल रहा है। लेकिन वो भारत को भापने में चूक गए। प्रधानमंत्री मोदी इस तरीके से किसी भी दबाव में नहीं आते और ट्रंप ने भी अब चुप्पी साध ली है। अब ये भी हो सकता है कि इतना नोबेल पीस प्राइज के लिए चर्चा चल गई है कि हो सकता है कि नोबेल पीस प्राइज कमेटी इस साल किसी को नोबेल दे ही नहीं, इस साल स्किप ही कर दे कि इस साल हम किसी को नहीं देते। तो ये भी हो सकता है, ऐसा भी हुआ, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो इस बार डिसाइड ही नहीं करे कि किसको देना है। ठीक है, चलते चलते एक खबर की बात मैं जरूर, क्योंकि आज पढ़ा तो दिल थोड़ा खुश हुआ। त्रिपाठी जी बताएं कितनी बड़ी बात थी ये, सबसे बिल्कुल अलग है। हरियाणा में लिथियम आयन बैटरी की एक यूनिट लगाया है, जापान ने लगाया है, उसमें 12-13 हज़ार करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है और उसे एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री कहा जा रहा है। त्रिपाठी जी देखिए, हम कई बार जब इस तरह की बात करते हैं कि दुनिया इस उथल पुथल में इतनी है क्यों, तो उसकी एक बड़ी वजह यह है कि हम अपनी उस भूमिका को रिक्लेम कर रहे हैं। अंग्रेजी में वो चलता है ना, रिक्लेम द ग्राउंड। तो हम उस स्थिति में हैं और कहाँ, इकोनॉमिक फ्रंट पर। अभी हमने कुछ दिन पहले ये बात की थी कि जिस नोएडा में हम लोग स्टूडियो में खड़े हैं, वहीं पर सैमसंग ने जो OLED जो मुड़े वाले ग्लास आते हैं ना, बढ़िया चमकते मोबाइल के ऊपर वाले, उसकी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फैक्ट्री यहां लगाई। अब हम ये बात कर रहे हैं लिथियम बैटरी की, उसकी सबसे बड़ी फैक्ट्री यहां लगाई। हम ये बात कर रहे हैं सबसे ज्यादा हॉर्स पावर का इंजन वो हम बिहार में बनाने लगे हैं। हम बात कर रहे हैं कि रॉल्स रॉयस को भी तमिलनाडु में अपनी फैक्ट्री लगानी पड़ रही है। हम बात कर रहे हैं कि 6 सेमीकंडक्टर 2 साल के भीतर, 2 साल भी नहीं पूरा हुआ, 2023 से 21 में मिशन आया था, 23 में शुरुआत हुई थी और 25 में हम 6 सेमीकंडक्टर फैक्ट्री पे काम करने लगे हैं। तो अगर हम इतनी सारी चीजें अचीव कर रहे हैं तो किसी का तो हिस्सा लेकर आ रहे होंगे ना। और इसके लिहाज से हमें थोड़ा यह भी आत्मविश्वासी रहना चाहिए, कॉन्फिडेंट रहना चाहिए कि भारत दिशा में सही जा रहा है। थोड़ा और हम आप मेहनत करें तो शायद इसको उस स्तर तक बड़ी जल्दी पहुंचा देंगे। इस अच्छे नोट पर सर, और थी कि अमेरिका के कंपनी ने वो 125 जेट इंजन देने की डील अभी की है। जनरल इलेक्ट्रिकल्स की। ये आपने याद दिलाया तो इसको ध्यान रखिए कि बाइडेन के समय हुआ था और उन्होंने हमें ये भी कहा है, अभी तो सब कुछ रुक सकता है, उन्होंने साहब से बड़ा कोई थोड़ी ठीक बात है, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम 50,000 इंजीनियर ट्रेंड करेंगे, दोनों के बीच में एक्सचेंज प्रोग्राम होगा, जापान के साथ तो हम कर ही रहे हैं। बहुत शुक्रिया आज कहानी कुर्सी में आप लोगों का आने के लिए। विनोद जी, विजय जी, समीर जी, अर्शोधन जी, बहुत धन्यवाद आपका।